है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, तो आज उसी को लेके आज मैं एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के सामने। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि यूपीपीसीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ मैं चलाऊँगा, तो उसी सीरीज़ का ये आज पहला दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। उसको देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। चलिए चलते हैं। तो यूपीपीसीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में ये पहला दिन है और ये जितने भी टॉपिक रहेंगे थ्रू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं यूपीपीसीएस सीरीज़ के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो चीनी लेखक है। तो चीनी लेखक में पहला टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है वो चीनी लेखक है। चीनी लेखक में सबसे पहला अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक जाना जाता है तो वो फाहियान है। फाहियान का कार्यकाल तो नहीं ऐसा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनका अगर भारत भ्रमण देखें तो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक था भारत भ्रमण। तो भारत भ्रमण इनका टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। अगर देखा जाए तो इसका प्रीवियस ईयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आगे भी प्रबल संभावना है कि ये इस तरीके की जो लेखक हैं उनके विवरण पूछ सकते हैं, या उनका कार्यकाल तो पूछा जा चुका है। वैसे मैंने इसीलिए कार्यकाल लिख दिया, स्पेशली सबके कार्यकाल लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं। इन्होंने सबसे पहला अगर देखा जाए तो विवरण किया है मध्य प्रदेश के समाज का। तो ये अगर देखा जाए तो एमपीपीसीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और ये भारत 14 वर्षों तक रहे थे, भारत 14 वर्षों तक रहे थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। संयुगन, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। ये 518 ईस्वी में भारत आए हुए थे। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। ये जितने भी ये चीनी लेखक हैं ये सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। ये सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं जितने भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। ह्वेनसांग बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो इनका अगर देखते हैं भारत भ्रमण, तो 629 ईस्वी से 545 ईस्वी तक था। अगर देखा जाए तो लगभग 15 वर्ष। तो ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में थे। हा से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन, आप ऐसे याद कर सकते हैं। जो फाहियान थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आए थे, गुप्त वंश के कार्यकाल में, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया इन्होंने, और ये लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहे। और इन्होंने नालंदा, बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर लिया। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अपना जो बौद्ध से रिलेटेड जो अध्ययन है वो किया, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको एकत्रित की। फिर आगे चलते हैं। जो इनका भ्रमण वृत्तांत है, मतलब कि इन्होंने जैसे कि भ्रमण किया यहाँ वहाँ जाके भारत में, तो उसका जो एक क्रक्स कह सकते हैं, उसका एक जो उनकी यात्राओं के बारे में जो विवरण है वो सीयू की में दिया गया है। इनकी एक किताब है ये। आगे चलते हैं। इन्होंने हर्षवर्धन के समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इनके अनुसार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, सिंध का राजा शूद्र था। और ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। मतलब इन्होंने सिर्फ बुद्ध की ही प्रतिमा के बारे में नहीं बताया था, इन्होंने बोला था कि सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया जाए। इसका भी विवरण इन्होंने किया है अपने सीयूकी में। चलिए आगे चलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है जो नोट में दिया गया है। वैसे ये जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ ये लूसेंट से है,
मेरा लगभग सोर्स जो रहेगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो लूसेंट से रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये नोट में आपको देखना होगा। तो ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ये जो शीलभद्र है, इसको यूजीसी नेट जेआरएफ में भी पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इत्सिंग का कार्यकाल हो सकता है। ये कब से कब तक भारत आए थे? तो 671-72 ईस्वी से 693-94 ईस्वी के अंदर इन्होंने भारत में यात्राएं की। तो सबसे पहले फाहियान आए हुए थे, फिर उसके बाद ह्वेनसांग आए थे, फिर उसके बाद इत्सिंग आए थे। इनका कार्यकाल पूछ लेते हैं। अगर जैसे कि क्वेश्चन में नाम दे देंगे, फाहियान, फिर उसके बाद इत्सिंग, फिर उसके बाद ह्वेनसांग, फिर उसके बाद कोई और चीनी यात्री दे देंगे, या फिर कोई और अलबरूनी दे सकते हैं। तो आपको ऐसा दे दिया जाएगा। तो उसमें आपको बताना होगा, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में सबके कार्यकाल दे देंगे कि कौन कौन भारत किस किस कार्यकाल में आया। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है तो आप प्रीवियस ईयर उठा के ये देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा सामने। तब इन सभी को मैच करना होगा आपको कार्यकाल, कि ह्वेनसांग कहाँ पे आया था, किस डेट में आया था, फाहियान किस डेट में आया था, अलबरूनी किस डेट में आया था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक हो चुका है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद मुझे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी शुरुआती दौर में लगा है सिक्का। जो शुरुआती दौर में जो सिक्के थे, उनके बारे में लगभग लोगों को नहीं पता होता है कि किस कार्यकाल में कौन सा सिक्का चला था, कैसे कैसे क्या क्या चलता है, कैसे कौन सा सिक्का किस कार्यकाल में चला था। तो इस चीज़ का वर्णन मुझे लगता नहीं है कि जो है इस तरीके की वीडियो बनाई जाती हैं कि भाई किसने सिक्का किस कार्यकाल में चलाया, कौन सा सिक्का किसने चलाया, इस प्रकार से। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को आपको बताया जाए। चलिए चलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे? तो मिट्टी के सिक्के चलते थे, टेराकोटा जिसको कहा जाता था। फिर उसके बाद मौर्य काल में किस प्रकार से सिक्के चलाए जाते थे? तो मौर्य काल में 3 प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे। आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के और पड़ सिक्के। 3 प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे। और जो पंचमार्क सिक्का है उसे 5 धातुओं को मिलाकर बनाया जाता था। आगे चलते हैं। जो उसके बाद जब मौर्य काल का विघटन हो गया तो उसके बाद यूनानी आ गए। फिर यूनानियों में सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का चलाया गया था। सोने का सिक्के की शुरुआत अगर कह सकते हैं तो यूनानियों ने की थी। फिर उसके बाद यूनानियों में ही कुषाण आ जाता है। तो कुषाण को बता सकते हैं कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था कुषाण ने। फिर उसके बाद गुप्त आ जाते हैं, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं। मौर्य आ गए हैं, फिर उसके बाद यूनानी आ गए, फिर उसके बाद कुषाण आ गए, फिर उसके बाद गुप्त आ गए। तो गुप्तों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए हैं, लेकिन शुद्ध नहीं थे। शुद्ध तो कुषाण के शासनकाल में ही थे सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद देखते हैं अशुद्ध सिक्के जो है वो स्कंदगुप्त के कार्यकाल में चले। ठीक है, फिर आगे देखते हैं चांदी का सिक्का किसने चलाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अभी देखिए, अभी मैं पीछे मैं बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में। फिर उसके बाद चांदी के सिक्के जो चलाए गए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में चलाए गए थे। अभी पिछले जो है उसमें स्लाइड में मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसके कार्यकाल में कौन आया हुआ था, आप बता सकते हैं। मैं थोड़ा टाइम देता हूँ 2-4 सेकंड का।
फाह्यान आए हुए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में फाह्यान आए हुए थे। चलिए आगे चलते हैं। तो मयूर शैली के सिक्के किसके कार्यकाल में चलाए गए थे? तो समुद्रगुप्त के कार्यकाल में चलाए गए थे। तो अच्छा, मयूर शैली से मतलब क्या होता है? तो मोर बना होता है उसमें, मोर का पर्यायवाची मयूर होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर सातवाहन के कार्यकाल में किस प्रकार का सिक्का चलाया गया? तो शीशे का सिक्का चलाया जाता था। ये एक धातु है एक प्रकार की। आगे चलते हैं। हुमायूं के कार्यकाल में चमड़े का सिक्का चलाया जाता था। फिर उसके बाद शेर शाह के कार्यकाल में कैसा सिक्का चलाया जाता था? तो 3 प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे शेर शाह के कार्यकाल में। दाम जो गरीबों के लिए होता था, रुपया जो मध्यम वर्ग के लिए होता था, और अशरफी जो धनाढ्य वर्गों के लिए होता था, मतलब धनी वर्ग के लोगों के लिए होता था। तो ये सिक्कों का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है। आगे चलते हैं। देखिए, ये एक क्वेश्चन है। ये 2000 मैं कह सकता हूँ कि 2023 में पीसीएस में आ चुका है। ये पीसीएस में ये पूछा जा चुका है 2023 में। तो मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में ये इसका विवरण करना चाहिए, क्योंकि देखिए बात ये है कि अब अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का जो है आर्टिकल क्या है, तो राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 है, फिर आप बताएंगे। फिर उसके बाद राज्यपाल का आर्टिकल पूछेगा तो 153 बताएंगे आप। ऐसा नहीं होगा। अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बनेंगे, तो आपको उस प्रकार से तैयारी करनी होगी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये कोई मतलब मेंस का तो टॉपिक है ही, ये मेंस का क्वेश्चन ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको प्रीलिम्स में सहायता कर सकता है। मैं उसी प्रकार के क्वेश्चन लाऊंगा आगे जो प्रीलिम्स में आपको सहायता करें। चलिए आगे चलते हैं। वैसे मैं क्वेश्चन पे ना जाके डायरेक्ट मैं आपको मैटर बताता हूँ। चलिए, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको अगर अंतर में पढ़ें, जैसे कि कंपैरिजन करके पढ़ें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है पढ़ना। इसी मैं आपको आज ये चीज़ करके बताता हूँ। चलिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति के अंतर के लिए अंतर बात करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख एवं राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, तो वहीं राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का प्रमुख एवं राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। देखिए ये हो गया पॉइंट। फिर आगे, अगर वहीं अभी मैं आर्टिकल की बात कर ही रहा था, तो आप एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ कि राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 है, जो कि भाग 6 में, जब भाग 5 में आता है, और राष्ट्रपति का आर्टिकल 153 संविधान में और भाग 6 में आते हैं। चलिए, राज्यपाल राज्य विधि के तहत किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता है तो वह उसे क्षमादान, सज़ा कम करने या फिर सज़ा बदलने का अधिकार होता है राज्यपाल के पास। जैसे अगर किसी को दोषी ठहराया जाता है तो जो राज्यपाल होता है उसकी सज़ा को कम कर सकता है या सज़ा को बदल सकता है, परंतु क्षमादान नहीं कर सकता है। मतलब कि सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है कि सज़ा माफ़ कर दी। चलिए, राष्ट्रपति केंद्रीय विधि के तहत किसी अपराध में घोषित व्यक्ति को क्षमादान, सज़ा को कम करना, सज़ा बदलना, मृत्यु दंड, पाए गए व्यक्ति को सज़ा की माफ़ी भी कर सकता है। देखिए एक जो अंतर निकल कर आया है, सज़ा को माफ़ भी कर सकता है राष्ट्रपति। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये भी हो चुका है पॉइंट। चलिए, राज्य विधानमंडल के सत्र में ना होने से राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है आर्टिकल 213
राज्यपाल में आती है, फिर और 123 जो है राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति अथवा मनोनयन होता है, इस पद के लिए निर्वाचन नहीं होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, आप जानते ही हैं। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? आपको ये कमेंट में जो है जवाब देना होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। और मैं इसका जवाब आज शाम तक कमेंट में पिन कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। तो वहीं राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल 61 से हटाया जा सकता है। मतलब कि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है। तो लेकिन राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग के तहत हटाया जाता है, ऐसा है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये टॉपिक मैंने लगाया है लूसेंट से लगाया हुआ है। ये प्रमुख जलप्रपात हैं। अगर आप पीसीएस का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पीसीएस के पेपर में जलप्रपात के क्वेश्चन बहुत मिल जाते हैं। हर साल एक क्वेश्चन तो आपको जलप्रपात से कंफर्म मिल जाएगा। आरओ में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पीसीएस में कंफर्म मिलता है। तो मैंने इसीलिए ये टॉपिक मैं लेकर आया हूँ कि आप ये टॉपिक देख लें, और मैं इसकी जो फ़ोटो होगी वो टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा और ये सब भेज दूँगा। चलिए, मैं थोड़ा सा मतलब फैक्ट है ये, थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इस पर जो टिक लगा हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो मैं टिक लगे हुए को ज़्यादा मतलब पहले उसको पढ़ लेता हूँ, फिर एक थोड़ा सरसरी तौर पे मैं बता दूँगा। तो जो कुंचिकुल जलप्रपात है तो वो किस नदी पे स्थित है? तो वो वराही नदी पे स्थित है और कर्नाटक में है। ऊंचाई से आपको इतना कोई मतलब नहीं है, तो ऊंचाई इतना मतलब नहीं रखता है। और फिर उसके बाद दूध सागर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल आता है, मांडवी नदी पे है, गोवा में है। फिर उसके बाद ये जोंग भी पूछ लेता है, जोंग या गरसोपा जलप्रपात शरावती नदी पे है, कर्नाटक में है। फिर उसके बाद शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है और ये कर्नाटक में है। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही पढ़ रहा हूँ। आप ये कर सकते हैं कि आप कॉपी पेन रख सकते हैं और फिर उसके बाद आप उसको लिख सकते हैं। ज़्यादा मेरा ये कहना होगा कि आप पीडीएफ पे ध्यान ना दें, आप कॉपी पेन लेके उसको लिख लें। मैं जितना बता रहा हूँ बस उसी को ही लिख लें। बस पेपर में मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको इन्हीं जलप्रपातों में से पूछा जाए। और मैंने जो कुछ एक्स्ट्रा में मैंने देखिए लिख दिया है। बरकना जो है जलप्रपात वो कर्नाटक में है और सीता नदी पे है। और फिर उसके बाद एक दूसरा है खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा में है। और एक और जलप्रपात है पलानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में है। ये बस तीनों ही इससे एक्स्ट्रा थे। ये मतलब कहने का ये मतलब है कि ये तीनों जलप्रपात इस जो टेबल बनी हुई से एक्स्ट्रा थे जो आए हुए थे पेपर में, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। फिर उसके बाद नीचे आते हैं धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के ऊपर है जो मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है जो कि झारखंड में है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है जो कि छत्तीसगढ़ में। फिर उसके बाद जोंग या गुरसप्पा को गांधी सागर जलप्रपात भी कहते हैं। जोंग जलप्रपात ये देखिए शरावती नदी पे है, ये कर्नाटक में है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है गांधी सागर जलप्रपात। तो देखिए मैं अभी देखिए अगर देखा जाए तो फिर अभी कुछ सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स से मैंने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं बताया। तो मैं रोज़ जब भी वीडियो लाऊंगा तो मैं बताता रहूँगा। मतलब आज मैंने सिर्फ लगभग देखा जाए तो 3 ही सब्जेक्ट से डिस्कस किया है। तो ये रोज़ जब ये वीडियो बनेगी तो इसमें डेली जो है आपसे डिस्कस किया जाएगा हर सब्जेक्ट से। अच्छा, मैं आपको कुछ और बता देना चाहता हूँ कि चलिए मैं ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको चक्रवात से संबंधित।
तो अगर चक्रवात को देखा जाए तो चक्रवात के केंद्र में रहता है निम्न दाब रहता है केंद्र में इसके केंद्र में निम्न दाब रहता है। एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ आपको। इसके केंद्र में निम्न दाब होता है और अगर इसकी स्थिति देखें तो इसकी स्थिति जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध में, इसकी स्थिति उत्तरी गोलार्ध में घड़ियों के सुई के विपरीत दिशा में होती है। तो वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इसकी स्थिति घड़ी के सुई के दिशा में होती है। तो बताइए भारत में जो चक्रवात आएगा उसकी दिशा क्या होगी, ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इसको जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके 2 क्वेश्चन हो गए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है और जो भारत में चक्रवात आएंगे उसकी दिशा क्या होगी, ये 2 क्वेश्चन हैं। आपको इनका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। तो फिर ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। आगे भी आती रहेगी वीडियो। थैंक यू।